चाहे कोई दिन, तो सब कलकड, कालकड, मुंडन थेरई बाघ अभयारण्य कहां स्थित है? इसके पढ़ाने के पीछे का लॉजिक भी जरा समझिएगा। अभी कूनो नेशनल पार्क चर्चा में आया, मुखू नाम के चीते की वजह से 2.5 साल की हो गई वो। करकलम करके एक पार्क है, नेशनल पार्क है, वो चर्चा में आया क्योंकि यूनेस्को के साइट में वो शामिल हुआ, भारत के पास 13वां वो बन गया, जो कि केरल में है। आज हम लोग तो ये भी चर्चा में है, कालकड मुंडन थेरई बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व कहां है? अब जैसे कि मैं आपको अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो पक्के टाइगर रिजर्व, पक्के और कमलांग, ठीक है ना, पक्के टाइगर रिजर्व और कमलांग टाइगर रिजर्व, ये दोनों कहां पे हैं? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश में। छत्तीसगढ़ का जो अक्सर आपसे पूछता है अचानक मार, ठीक है ना, अचानक मार, ये छत्तीसगढ़ का बहुत प्रसिद्ध है। और आपके राजस्थान में रामगढ़ विषधारी, ये चर्चा में है सर, रामगढ़ विषधारी, ठीक है ना, विषधारी, ये सर चर्चा में है। बचा कौन सा? तमिलनाडु। बचा कौन सा? तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन पे आएंगे लल्ला, और अगला क्वेश्चन देखेंगे डी ऑप्शन। कौन सा पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? जैसे कई प्रकार के पर्वत होते हैं, जैसे कुछ पर्वत होते हैं जिन्हें हम लोग ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं, ठीक है ना, या वोल्केनो, ऐसे ज्वालामुखी पर्वत। कुछ पर्वत होते हैं जिन्हें हम लोग फोल्डेड माउंटेन या फिर वलित पर्वत के नाम से कहते हैं कि सर ये वलित पर्वत है या फिर फोल्डेड माउंटेन है। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम लोग ब्लॉक माउंटेन या ब्लॉक पर्वत के नाम से जानते हैं, ब्लॉक पर्वत या फिर लल्ला ब्लॉक माउंटेन के रूप में जानते हैं। कुछ ऐसे होते हैं लल्ला जिन्हें हम लोग कहते हैं कि भैया ये रेसिडुअल हैं, अवशिष्ट हैं, समाप्ति की ओर हैं, जैसे कि विंध्याचल, यस सर, विंध्याचल, आपके सतपुड़ा, अरावली, पारसनाथ, ठीक है ना, विंध्याचल, पारसनाथ, पारसनाथ, उसके अलावा लल्ला सतपुड़ा, सतपुड़ा और अरावली, अरावली, ये वो पर्वत है लल्ला जो कि क्या है? अवशिष्ट या रेसिडुअल पर्वत के एग्जांपल हैं। ज्वालामुखी पर्वत का किलिमंजारो एग्जांपल है, वलित पर्वत का हिमालय एग्जांपल है, ब्लॉक पर्वत का नीलगिरी एग्जांपल है। और यही नहीं, जैसे आप चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम है वो क्या है? एंडीज पर्वत। हिमालय के अलावा यूराल पर्वत, ये भी आपके वलित का उदाहरण है। एंडीज पर्वत जो कि साउथ अमेरिका में पड़ता है, चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे, वो भी आपके वलित पर्वत या फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है। या फिर आपके कहें एक फेमस वाला वो कौन सा है यार, जो साल्ट रेंज पाकिस्तान वाला, वो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ठीक है ना, सियरा निवेदा, सियरा निवेदा और वो साल्ट रेंज, ये दोनों जो हैं, एक नाम है सियरा, हम लोग का सियार एक जानवर होता है ना, सियरा निवेदा, ये दोनों जो एग्जांपल है ब्लॉक माउंटेन के। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, अगर आप इस तरीके से हर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए, ऑलमोस्ट आपने 8 से 10 पर्वत और उनके सारे टाइप पढ़ लिए इस क्वेश्चन में। ऐसा ही एक मैं चाहता हूं, जो मेरे मन में है कि एक ऐसा प्रैक्टिस बैच आपके पास या प्रैक्टिस सेट होना चाहिए जिसमें आप इस तरीके से पढ़ो, डिटेल में पढ़ो। आप लोगों को लग रहा है ना कि हाँ गुरुजी इस तरीके से चलता रहे तो माहौल बना रहेगा प्रैक्टिस टाइप का। निम्न में से कौन गोवा की? अब देखो हम लोग कल 4 मुख्यमंत्रियों के बारे में पढ़े थे, कल जब हम लोग पढ़ रहे थे तो 4 मुख्यमंत्री पढ़े थे, तब मैंने आपको बताया था कौन गोवा की कौन कहां की। आज दूसरी क्वेश्चन को एडिक्विटी की तरह दोहरा दिए, जैसे एडिक्विटी के चेयरमैन कहते हैं स्टूडेंट तो सोचेगा नहीं कि पहले शिफ्ट का क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में आएगा, वही क्वेश्चन दे दीजिए, स्टूडेंट कहेगा अरे बाप रे बाप हम तो कुछ और पढ़ के आए थे। जैसे पाकिस्तान तो सोचा नहीं था, वो तो तैयार था शर्मा जी के लिए, सिलेबस में आ गए वर्मा जी। इस क्वेश्चन के लिए आप भी सोचे थे एक दिन पहले ही तो ये पढ़ाए थे कि आज फिर पूछ देंगे, काहे नहीं पूछ देंगे, तुमको नहीं याद रहेगा तो। सर ये तो असम की हैं, सर गोवा की तो शशिकला काकोदकर जी हैं, ठीक है ना, ये तो तमिलनाडु की हैं सर, और नंदिनी सतपथ जी ओडिशा की हैं सर, मायावती जी ये उत्तर प्रदेश से, शीला दीक्षित जी ये दिल्ली से, रेखा गुप्ता जी ये दिल्ली से, सुषमा स्वराज जी जो रही थी मुख्यमंत्री वो दिल्ली से रही थी। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, तो इसका राइट आंसर आपकी बी है। अगला अजंता की गुफाएं, पहले तो ये जान लो, अजंता की गुफा हो या फिर लल्ला एलोरा की गुफा हो या फिर लल्ला कन्हेरी की गुफा हो या फिर चैत्य की गुफा हो या फिर कार्ले की गुफा हो, ये सब की सब एक ही जगह है। और सब कहां है सर? महाराष्ट्र में। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। ये सब की सब कहां पे है? महाराष्ट्र में। अब अजंता की गुफाओं में आपको अच्छे से पता है कि सर ये मूर्तिकला, चित्रकला, नृत्य या संगीत किसके लिए फेमस है? बड़े आराम से कर सकते हो। इसी तरीके से एक मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बराबर की गुफा, बराबर की गुफा ये किस प्रदेश में है? भीमबेटका, भीमबेटका की गुफा, बेटका, भीमबेटका की गुफा ये किस प्रदेश में है? सर बराबर की गुफा ये बिहार में पड़ता है, गया में, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। भीमबेटका सर ये एमपी में पड़ता है, भीमबेटका एमपी में पड़ता है। एलोरा, कन्हेरी, कार्ले, चैत्य ये जितने भी मैंने बोले लल्ला, ये सब कहां पड़ते हैं? अजंता में। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर सर अजंता एलोरा, इसमें 29 चित्रकला है, नहीं जैसे 16वें में मानासन राजकुमारी का चित्र बना हुआ है वो चीज। अगले पॉइंट पे आएंगे लल्ला और अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? द रिवोल्यूशनरीज किसकी रचना है? आपके पेपर में एक करंट अफेयर का बुक एंड ऑथर पूछ देगा, और अगर वो नहीं पूछा तो एक इस तरीके का स्टैटिक का पूछता है। मैं आप सबसे कह रहा हूं, आपका एग्जाम जो एमटीएस हवलदार के बच्चे मुझे सुन रहे हैं, नवंबर लास्ट में कहीं जाकर होगा। और इन त्योहारी मौसम में, जैसे कल दशहरा है, आपके फिर दीपावली है, छठ है, अपना रिदम मत तोड़ना। रिदम तोड़ दोगे सिलेक्शन से दूर हो जाओगे, रिदम में बने रहोगे तो यूपीएसआई से लेके एमटीएस तक, सीएचएसएल से लेके ग्रुप डी तक सब में सिलेक्शन लेके जाओगे। सर द रिवोल्यूशनरीज न्यू, ये तो इन्होंने लिखा है सर आपके न्यू इंडिया और इन्हीं बेसेंट जी ने, ठीक है ना। कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया इनकी बड़ी फेमस है, न्यू इंडिया, ठीक है गुरुजी। कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ अब देखना ये कई बार एग्जाम में आया है। लाला लाजपत राय जी की बात करें तो अनहैप्पी इंडिया,
अनहैप्पी, अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, ये बहुत फेमस है सर। तारकनाथ दास जी की बात करते तो इन्होंने एक नहीं, फ्री हिंदुस्तान, ये इंडिया के नहीं लिखे हैं, इन्होंने लिखा है फ्री हिंदुस्तान। अब सोचो ये जब पेपर में आते हैं तो लोग सोचते हैं क्या पढ़ के आए थे और क्या। और द रिवोल्यूशनरीज किसकी किताब है सर? सचिंद्रनाथ सान्याल, सचिंद्रनाथ सान्याल ने लिखा है। 1924 में इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया था, तो इन्होंने बंदी जीवन, ये किताब इन्होंने लिखा है, बंदी जीवन। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? नहीं, कई ठो इसमें रहते हैं कि गुरुजी 3 ठो लिखते आ रहे हैं तो डी ऑप्शन होगा, लो आम का अचार। अब बोलो मेरे यार, यार से एक बात याद आया, किसी दिन वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है ना, किसी दिन वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बताओ बताओ बताओ। हाँ, अब मुंह बन गया ना, अब मुंह बन गया ना कि अब कौन सा सही होगा? अरे हमारे दोस्त भाई बहन लोग, जितना लोग यहां मौजूद है, डी ऑप्शन ही सही है। सचिंद्रनाथ सान्याल ही न सिर्फ बंदी जीवन बल्कि द रिवोल्यूशनरीज भी उन्हीं के द्वारा लिखी हुई किताब है। हे लाल पीला हरा सब मुंह भेजने लगे, मुस्कुराने लगे, न लायक कहीं के। अब आज तो लड़कियों को कुछ नहीं बोला जा सकता, भैया नवमी का दिन है, देवी जी प्रणाम, पढ़िए आराम से। क्या है क्वेश्चन? एक महारत्न कंपनी अक्सर आपसे पूछता रहता है, अच्छा सर सबसे प्राचीन कौन सी है? इसका मतलब है सबका ईयर याद होना चाहिए। सबसे पहले तो सर हमको गेल का याद है 1984, बीपीसीएल 1976, आपको नहीं याद है सच सच बोल दो। सर एचपीसीएल 1974, आईओसी 1964, आईओसी 1964। सर सबसे पुराना कौन? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इसी तरीके से जैसे आपके ये है एनटीपीसी, ओएनजीसी, जो महारत्ना कंपनियां हैं उनका पूछता रहता है। तो थोड़ा जो मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम नवरत्न और मिनी रत्न सबके याद कर लो, महारत्ना के तो सारे याद कर ही लो, ठीक है ना। रोइंग खेल किस ट्रॉफी से संबंधित है? रोइंग, अरे तुम लोग को नई जानकारी मिली कि नहीं? वो जो पाकिस्तान का था मोहसिन नकवी, गृह मंत्री वहां के और एशियन क्रिकेट समिति के चेयरमैन, ट्रॉफी लौटाने को रेडी हो गए हैं। बीसीसीआई ने उनको धमकाया ठीक से, और धमकाने के बाद वो ट्रॉफी लौटाने के लिए रेडी हो गए। वो दुबई के ऑफिस में जमा कर दे। बीसीसीआई के 72 घंटे के अंदर अगर ट्रॉफी नहीं मिला तो दुबई पुलिस में तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट कर देंगे। तो बस अब उनके पास रास्ता क्या बचा था, फिर उन्होंने कर दिया। रोइंग खेल से संबंधित है क्या? बारदोलाई ट्रॉफी, खेतान ट्रॉफी, वेलिंगटन ट्रॉफी या हेनकेन ट्रॉफी? बताओ लल्ला, कौन सी ट्रॉफी आपको लगती है? सर देखिए बारदोलाई ट्रॉफी ये तो फुटबॉल से संबंधित है। लगे हाथ एक करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाए। सैफ अंडर 17 7th संस्करण ये किस देश ने जीता है 2025 का? ठीक है, 7th संस्करण सर ये भारत ने जीता है। हाँ, तो ये अब फुटबॉल है, फुटबॉल से ही रिलेटेड है, तो एक करंट अफेयर भी हो गया। अच्छा सर, खेतान ट्रॉफी किससे संबंधित है? ऐसे इसका एक हिंट देते हैं, इसमें चेक एंड मेट बोला जाता है। अब बताओ। तो सर इसका मतलब आप शतरंज बोलना चाहते हैं? ठीक है भैया, डी गुकेश की याद आ गई, मैक्सन कार्लसन की याद आ गई। वेलिंगटन ट्रॉफी सर ये रोइंग से संबंधित है। हेनकेन ट्रॉफी क्या लिख रहा? अच्छा नौकायान, हाँ रोइंग मतलब नौकायान यार, हाय हाय नैया चलाना, नौकायान, नौकायान, ठीक है ना। हेनकेन ट्रॉफी संबंधित है टेनिस से, ठीक है ना, टेनिस से। तो ये आप याद रखेंगे। अगले पॉइंट पे आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रकार बाजार नियंत्रण किया था? भूमि में सुधार करके, बाजार मूल्यों में मार्केट प्राइस को कंट्रोल करके, सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करके, या फिर टैक्स को सिस्टम को दुरुस्त करके? देखो अलाउद्दीन खिलजी ने तय किया था, जैसे मान लो माना कोई चीज 20 रुपया केजी, कोई मान लो समय का व्यापारी खरीदेगा, माना उस समय ना रुपया चलता था ना केजी चलता था, तो ये अधिक से अधिक 22 रुपया केजी में बेच सकता था। और इसके ऊपर इस व्यापारी को 2 रुपए का लाभ हुआ, 2 रुपए का लाभ हुआ। 1 रुपया वो व्यापारी अपने पास रख सकता था और 1 रुपया उस व्यापारी को राजा को टैक्स के रूप में देना पड़ता था। तो बेसिकली उसने क्या किया कि प्राइस को कंट्रोल किया, तो बाजार मार्केट प्राइस कंट्रोल सिस्टम, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी ऐसे प्राइस को कंट्रोल करके मार्केट को कंट्रोल किया था। और इतना बड़ा था कि इसके गुप्तचर, जिनको उस समय बरीद कहा जाता था, वो जाके अलाउद्दीन खिलजी से बोले, सर आपने प्राइस फिक्स कर दिया कि कोई बड़ा व्यापारी अगर 20 रुपया किलो कोई चीज खरीदता है तो अधिकतम 22 रुपए में बेचेगा, ताकि जनता पे भी ज्यादा बोझ ना पड़े। 1 रुपया अपने लाभ का रखेगा, अपने पास 1 रुपया राजा को देगा। लेकिन ये व्यापारी बेईमानी कर रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी बोला कैसे? बोला कि सर मान लीजिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। बोला होता ही है भाई, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। उस समय 1 किलोग्राम 1000 ग्राम नहीं होता था। तो ये व्यापारी कर क्या रहे हैं? 970 ग्राम तौल के दे रहे हैं, 30-30 ग्राम बचा ले रहे हैं। ये 30-30 ग्राम बचा के वो शाम को ये 30 प्लस 30 प्लस 30 ऐसे करते करते 1000 ग्राम कर दे रहे हैं। और इस 1000 ग्राम को भी वो 22 रुपए में बेच करके ब्लैक मनी कमा ले रहे हैं। आपको इससे तो पता ही नहीं चला ना। वो तो जैसे मार्केट से खरीदे कोई चीज 10 केजी, तो वो कह दिया कि सर 20 रुपया प्रति केजी के हिसाब से हमने 10 केजी खरीदा है, तो 20 गुणे 10 200, अब 22 में बेचेंगे तो 220 रुपया, 10 आप रख लीजिए 10 हम रख लें। लेकिन एक्चुअली वो 10 केजी को व्यापारी लोग 30-30 ग्राम बना करके 11 केजी में बदल दे रहे हैं ना। आपको दिखाने के लिए वो 10 केजी खरीदे हैं, इस 10 केजी को 11 केजी बना दे रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी का अच्छा ऐसा कर रहे हैं, नाप तौल में बेईमानी। उसने आदेश जारी किया कि अब अगर कोई मेरे राज्य में इस बात के लिए पकड़ा गया कि वो नाप तौल में बेईमानी कर रहा है और ग्राहक ने शिकायत कर दिया और वो बात प्रूफ हो गया, तो उस व्यापारी के शरीर से उतना मांस कटवा करके ग्राहक को दे दूंगा। अब तुम जैसे हम जैसे लोग हों तो वो क्या करेंगे? मान लो तुमको 5 किलो आटा खरीदे, तुम 5 किलो आटा में तुमको मिला 4 किलो 600 ग्राम, 400 ग्राम नहीं मिला, और तुमको यह अधिकार दे दिया जाए इस व्यापारी का तुम 400 ग्राम मांस मांग सकते हो, शरीर का कोई भी अंग। हमको सब पता है तुम क्या क्या मांग लोगे। 400 ग्राम में तुम उसका नकवा अखवा गलवा सब मांग मांग के रख लो, सब काट के रख दो। इसका 20 ग्राम भी रहा ना तो तुम लोग गला वाला हाई वाला पोर्शन मांग लोगे कि इसका कंठ निकाल के दे दो।
10 ग्राम रहा तो अखिया की करियाई पुतरिया बोल दोगे, हाई वाली आंखों निकाल दो इसका 10 ग्राम में। सब जुगाड़ सेट है तुम लोग का, हमको ये समझ में आता है। अच्छा है कि तुम लोग के समय अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, खिलजी होता ये वाला व्यवस्था होता, तुम लोग जाते जानबूझ के अपने दुश्मन से बेईमानी करवा देते, फिर कहता आते हैं बेटा आधा घंटा में आके उसका करेजा निकलवा लेते ससुरा। तो अलाउद्दीन खिलजी, कुल मिला जुला के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण किया था, मार्केट प्राइस कंट्रोल करके इसने बाजार को नियंत्रित किया था। निम्न में से कौन सा पंचप्रयाग, जब मैं पिछले साल एमटीएस पढ़ा रहा था एसएससी के एग्जाम, तो ये क्वेश्चन मैंने कराया था, पता नहीं आप में से कितने को याद है कितने को नहीं। पंचप्रयाग का हिस्सा इसमें से कौन सा नहीं है? अच्छा, एक प्रयाग इसमें मिसिंग है, दैट इज रुद्रप्रयाग, ठीक है ना, दैट इज रुद्रप्रयाग। अगर तुम रुद्रप्रयाग को ले लो, ठीक है ना, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग, ठीक है, ये सभी हिस्सा हैं, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, मतलब डी ऑप्शन सही है सर, ये सभी नंद आपके पंचप्रयाग के हिस्सा हैं, ठीक है ना। तो विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग, ठीक है ना, रुद्रदेव प्रयाग, ये सब देवप्रयाग। एक और कौन सा है सर? देवप्रयाग। नहीं तो आधा सोचेंगे पंच में 5 ठो कहां है, 1 2 3 4 और ये 5 पंचप्रयाग, तो ऑल आर पंचप्रयाग, ठीक है ना, 5 ठो हो गए ना। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं, रट लो भैया, नौवीं के दिन ही सब पता चल रहा है ज्ञान बत्ती की बात। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आजकल लड़के थोड़ा सा मेला उला के चक्कर में गड़बड़ा गए हैं लड़के लड़कियां ना। अब जैसे आज देखो लाइव कितने कम चल रहे हैं, अब उसका रीजन होगा शायद मेला देख रहा हूं, कुछ वैसे दुर्गा जी के सामने पंडाल में खड़े होंगे। अरे पूजा पाठ करिए लेकिन कर्म अपना मत छोड़िए, मैं ये आपको सलाह दूंगा। देवी जी का दर्शन जरूर करिए, आशीर्वाद मांगिए, साथ में कर्म करिए, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मैटर। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहां है सर? देवास में तो नहीं है, कहां है? क्योंकि हम यहां गए थे और इसके ऑफिस के बाहर साफ साफ लिखा था बैंक नोट प्रेस, कि यहां पे बैंक के नोट छप रहे हैं भैया देवास में। नासिक में चले जाओगे तो करेंसी नोट प्रेस यहां पे है नासिक में। हैदराबाद में चले जाओगे तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है। और होशंगाबाद, ये महाराष्ट्र में भोपाल के पास पड़ता है होशंगाबाद, और यहां पे आपके सिक्योरिटी पेपर मिल है, ठीक है ना, यहां पे सिक्योरिटी पेपर मिल, सिक्योरिटी पेपर मिल। जबकि इसने पूछा है सिक्योरिटी पेपर प्रेस, प्रेस हैदराबाद में है, मिल आपके होशंगाबाद में है, मिल आपके होशंगाबाद में है। अच्छा मुझे ईमानदारी से बताओ कितने लोग ऐसे हो जो अभी भी एमटीएस के एग्जाम के लिए, अब आप जान रहे हो नवंबर से पहले नहीं होगा, ईमानदारी से प्रयत्न कर रहे हो, या कुछ लोग ऐसे ईमानदारी स्वीकार करना कि नहीं सर हमारा थोड़ा सा आजकल लापरवाही हो गया, चाहे एसएससी की वजह से, चाहे एग्जाम डेट ना आने की वजह से, या सर त्योहारों की वजह से, वो लोग वही मेरा कोड Y182 लिखें कि हाँ सर थोड़ा बहुत आजकल हमारी वजह से भी, हमको भी कारण कह सकते हो कि सर आपकी भी वजह से, अपनी भी वजह से थोड़ा बहुत त्योहारी मौसम चल रहा है गुरुजी, थोड़ी सी लापरवाही हो रही। स्वीकार करोगे तो फिर हम कुछ उपाय भी बताएंगे, हम खुद भी लगेंगे कि नहीं यार हो रहा है। अब तुम देखो ना, अभी उधर बीच एसएससी का प्रोटेस्ट चला, एमटीएस के एग्जाम का डेट नहीं दिया, अभी सीएचएसएल होगा, उसके बाद होगा। जब ईमानदारी से स्वीकार करो तब इस पे आज मैं लास्ट में आपको कुछ सुझाव दूंगा, मन लगे तो मान लेना, ना लगे तो ना मानना, अब उसमें मैं क्या ही बोलूंगा। संसद के सत्र, सत्रावसान और विधान का वर्णन किस अनुच्छेद में है बताइएगा? संसद के सत्र, सत्रावसान और विधान का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 106, बताइएगा। हाँ, तो जितने लोग ये एक्सेप्ट कर रहे हो ना कि सर वजह चाहे आप हो चाहे आप खुद हो, मतलब आपसे आप स्टूडेंट है और मैं भी, लेकिन थोड़ी लापरवाही आजकल चल रही है, मैं भी अपनी गलती स्वीकार करूंगा। इसका बताओ क्या है कि आर्टिकल 85, आर्टिकल 100 और आर्टिकल संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते, ठीक है ना, संसद सदस्यों के 106 को ही सोच रहे हो ना, जितने संसद सदस्य होते हैं उनके वेतन और भत्ते की बात की गई है आर्टिकल 106 में। ये मैं जान रहा हूं कई लोग इसमें कंफ्यूज थे, इसलिए मैं पहले 93 में तो यार क्लियर ही है कि लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात की गई है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात की गई है। संसद के सत्र, सत्रावसान की बात अनुच्छेद 85 में है, और अनुच्छेद 100 में कौन सी है? लोकसभा स्पीकर का कास्टिंग वोट, कास्टिंग वोट मतलब लल्ला निर्णायक मत, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा द्वारा, लोकसभा स्पीकर द्वारा, ठीक है ना, लोकसभा स्पीकर द्वारा कास्टिंग वोट, निर्णायक मत, इसको हिंदी में क्या कहते हैं सर? निर्णायक मत देना। जैसे ज्वाइंट सेशन जब चलता है तो वोटों की संख्या बराबर हो गई तो मत, ठीक है ना, निर्णायक मत देना। ये है आपके। आज तुम लोग के साथ मैं अपने पर्सनल लाइफ की बहुत बड़ी खुशी शेयर करूंगा। आज मैं वास्तव में मतलब पिछले 8-10 सालों में इस मुद्दे को लेकर के आज मुझे बहुत खुशी मिली। 2015-16 के बाद 2025 आ गया, और आज शाम 5:30 बजे मुझे एक बहुत जबरदस्त न्यूज मिला, कॉल आया, मैसेज आया, और मैं खुश हो गया कि वाह यार ये तो लाइफ में सबसे बड़े अचीवमेंट में से मेरे एक है। मैं आपके साथ सबके साथ शेयर करूंगा। श्रेया पांडे करिए सर स्पीड से, बुलेट ट्रेन थोड़ी है मोदी जी की। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे बताओ? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, यह क्वेश्चन गलत हो जाता फिर भैया तो भैया शर्म आवे लगी हमें, तो बताइए स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सोच समझ के बताना सब लोग, ठीक है ना। का कंपाइलिंग, अच्छा सितंबर का कंपाइलिंग वीडियो, यार ये आसान है, बी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन चलो। आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी खेलते हैं ये आपको सोच समझ करके बताना है, ठीक है ना। आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? सर आइस हॉकी की अगर बात की जाए तो हॉकी में तो 11 खिलाड़ी खेलते हैं, आइस हॉकी में 6 ठो, कबड्डी खो खो में 7 ठो। अगले पे फास्फोरस 23 का चिकित्सीय उपयोग है, फास्फोरस 23 का देखो, ये चर्म होगा, चर्म लिखा है लेकिन होगा चर्म, ठीक है ना, चर्म रोग उपचार में, विकिरण चिकित्सा, इनमें से कोई नहीं। कोबाल्ट 60, ठीक है ना, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है रेडिएशन, कैंसर वेंसर के उपचार में। वहीं रेडियम रेडियो फास्फोरस, ठीक है ना, रेडियो
फास्फोरस। इसका प्रयोग किया जाता है चर्म रोग में और ल्यूकीमिया के उपचार में किया जाता है, ठीक है ना, आपके किसका, फास्फोरस 23 का। कोबाल्ट 60 अक्सर रेलवे पूछा है और रेडियो फास्फोरस और फास्फोरस 23 अक्सर एसएससी ने पूछा है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट अगला क्या है भाई, मुंबई और पुणे के बीच स्थित है, बताइएगा, मुंबई और पुणे के बीच स्थित है, मुंबई और पुणे के बीच स्थित है, बताओ क्या है, मुंबई और पुणे के बीच। इससे पहले कि लोग इधर उधर की बातें करने लगे कि सर 2015 में कौन सी बात हुई थी जो आज 2025 में 10 साल बाद आपको इतनी खुशी दे रही है, और मैं आज वास्तव में बताऊं, आज मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं अपने लाइफ में, मतलब मेरे लाइफ के खुशी वाले दिनों में से ये सबसे अच्छे दिनों में से एक है जो आज 9वीं के दिन मुझे मिला है। मैं तुम लोग से शेयर करता हूं, 2 मिनट में बता के शेयर कर खत्म करूंगा। मैं क्लास 1 से जिसके साथ उंगली पकड़ करके डेली स्कूल जाता था, सौरभ, क्लास 1 से हम दोनों दोस्त हुआ करते थे। क्लास 1 से लेकर 12 तक हम लोग अच्छे खासे दोस्त रहे, इवन यूकेजी से इंजीनियरिंग के टाइम तक हम लोग अच्छे खासे दोस्त रहे। फिर अचानक एक दिन हम दोनों की बातचीत बंद हुई, मेरी और बीएच की। सौरभ को मैं बीएच बोलता हूं, मेरे लोकल बनारस से है मेरा दोस्त, और विदाउट एनी बहस, विदाउट एनी गाली गलौज, विदाउट कुछ भी, बस ऐसे हुआ कि एक दिन कॉल, रात में हम लोग 1-1.5 घंटा बतियाए, और उसके बाद हम दोनों दोस्तों की बात 2015-16 में आखिरी बार अच्छे से हुई। फिर हम दोनों आपस में बातचीत करना बंद हो गई। एक आध 2 बार बीच में कोशिश हुई दोनों की तरफ से, फिर भी नहीं हो पाई। अब उसके बाद ये जो 10 साल बाद आज जाकर के मैं सौरभ से बात किया हूं, सौरभ का मैसेज आया बीएच का मेरे पास, उसने एक इंस्टाग्राम रील भेजी मुझे आज व्हाट्सएप पे कि आशुतोष, उसमें ऐसा था कि कभी हम दोनों एक दूसरे के एक एक बात जानते थे, आज नहीं जानते हैं, और आज 10 साल बाद सौरभ और आशुतोष दोनों, आज हम लोग 10 साल बाद बात किए, और आज एक दूसरे से बात करके 10 साल बाद हम दोनों आपस में बात करके फिर से कमिट लिए कि अब इतना लंबा गैप नहीं होगा अंटिल टिल जब तक हम दोनों मर न जाएं, चाहे वो सौरभ हो चाहे वो हम हो। अच्छा, सौरभ को ये ज्ञान भी कहां से आया, मुझे सुन के बुरा लगा, बोला आंसू अभी कुछ दिन पहले बनारस में एक घाट पे गए थे, एक अंकल का लड़का मर गया था, वहां लाशें जल रही थी, तो मैं उस लाश को जलते हुए देख रहा था, उसको